हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और हमने 3 अध्याय समाप्त कर लिया है। चौथा अध्याय जो हमारे पास है, चौथे अध्याय में हमें पढ़ना है महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण। तो महासागर एवं महाद्वीपों के वितरण को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान स्वरूप में विश्व में हमें किस तरह से महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए, वर्तमान स्वरूप कुछ इस तरह से है हमारा, ठीक है ना। ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, हमारा क्या है कि उत्तरी अमेरिका है, और ये हमारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पर अंटार्कटिका है, ठीक है ना। सभी को पता है, हम लोग 6th क्लास से लगभग पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में हमने बहुत ही डिटेल से इनके बारे में पढ़ा है। एक एक महाद्वीप को सही ढंग से समझाया गया 9th क्लास में आपको सामाजिक विज्ञान में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, 5, 6 और 7। तो 7 कितने महाद्वीप है हमारे पास? तो 7 वर्तमान समय में 7 महाद्वीप है, और 4 महासागर जो कि प्रशांत महासागर, ठीक है ना। प्रशांत महासागर दो तरफ क्यों दिखाई देता है, ये बात आप लोगों को क्लास में बताई गई है, ठीक है ना। स्लाइड के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है कि किस तरह से ग्लोब में दिखाई देता है और किस तरह फिर ये मानचित्र में दिखाई देता है, ठीक है। फिर अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है ना। फिर हिंद महासागर है और आर्कटिक महासागर है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने, 4 महासागर है और 7 महाद्वीप है। अब वर्तमान स्वरूप तो हमें इस तरह का प्राप्त है, पर इसमें बात यह है कि जो हमारे जो पाठ है, जो महासागर एवं महाद्वीपों के वितरण का जो पाठ है, उसमें ये टॉपिक है कि जो हमारा वर्तमान स्वरूप इस तरह से है, और लेकिन इसके पहले वाला जो स्वरूप था वो किस तरह से था, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पहले वाला स्वरूप था वो कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। ये जो पूरा आप लोगों को भूभाग दिख रहा है, तो पूरा भूभाग एक साथ था, जिसे हम पेंजिया का नाम देते थे, जिसे हम क्या करते थे, पेंजिया का नाम देते थे। इसे हमने आपको स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, हमने आप लोगों को स्मार्ट जो बोर्ड था उसके माध्यम से हमने आपको कक्षा में बताया भी है इसे, ठीक है ना। कि ये जो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका, इस तरह से करके ये पूरा एक साथ जुड़े हुए थे, और इन सभी को पेंजिया नाम दिया गया था, ठीक है ना। और इसके जो चारों तरफ महासागर फैला हुआ था, ठीक है ना, तो उसे हमने क्या नाम दिया था, तो पैंथालासा दिया था, ठीक है ना। तो जो पूरा क्षेत्र था, जो पूरा क्षेत्र हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो पूरे महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े थे, और इस जुड़े हुए भूखंड को पैंजिया कहा गया था, और इनके जो चारों तरफ महासागर था उसे हमने पैंथालासा कहा था, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है ना। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि किस तरह से महाद्वीप का और महासागरों का वर्तमान स्वरूप है, और किस तरह से आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले किस तरह से पेंजिया के रूप में जुड़ा हुआ था पूरा महासागर और महाद्वीप एक साथ, मतलब पेंजिया के रूप में महाद्वीप जुड़े थे, और पैंथालासा के रूप में पूरे महासागर एक साथ जुड़े हुए थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा, आपने संसार के मानचित्र, आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देते हैं, हमेशा ऐसा नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आश्चर्यजनक है। तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं, उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहली स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। देखिए,
लेखक इसमें लेखक ये बताना चाहते हैं आपको कि जो हमने अभी जस्ट पहले वर्तमान स्वरूप देखा और जो इसका पूर्व वाला स्वरूप देखा, तो लेखक का कहना है कि ये जो हम लोग पहले देख रहे थे ना कि पैंजी और पैंथालासा था, और अब देख रहे हैं कि 7 महाद्वीप और 4 महासागर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि इसके बाद का भी स्वरूप इसका बदलेगा, ठीक है। इसके बाद का भी स्वरूप बदल सकता है भविष्य में। तो लेखक कहते हैं कि आपको ये जानकर आश्चर्यचकित होगा, आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, और अगर ऐसे पॉसिबल भी है तो जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं या जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कैसे जानते हैं कि ये सब होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है और बार बार कहती हूँ कि भूगोल एक जिज्ञासा का विषय है। जब तक आप अपने मन में जिज्ञासाएं नहीं लाएंगे तब तक आप इसे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप जिज्ञासा अपने मन में लाएंगे उतनी ही सारी चीज़ें क्या होंगी कि आपके मन में उतनी सारा नॉलेज आप क्या करेंगे कि ले पाएंगे इससे, ठीक है ना। तो कहने का लेखक आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रुचि बढ़े जानने में कि वर्तमान पहले ऐसा था, फिर वर्तमान में मतलब किन कारणों से इस तरह से बन गया, और आप अगर दावा कर रहे हैं वैज्ञानिक कि भविष्य में भी ऐसा नहीं रहेगा, तो आखिर वो किस बेस पे भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, ऐसा लेखक का कहना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। देखिए, सब इन्होंने दिया है क्या, हमें क्या पढ़ना है इसमें, महाद्वीपीय प्रवाह। तो महाद्वीपीय प्रवाह में क्या बताना चाहते हैं लेखक, पहले इनकी बात सुनते हैं। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। जब हम लोग आप लोग अभी पढ़ते समय क्या करिए कि जो विश्व का मानचित्र आप लोगों के पास है उसे आप लोग ओपन कर लीजिए, जो एटलस है आपके पास, या फिर दीवार वाला मानचित्र है, या फिर आपके पास छोटा मानचित्र भी आपने अगर रखा है पढ़ाई के तौर पर, क्योंकि सभी के पास है लगभग, तो उसे आप लोग रख सकते हैं, या आप लोग अपनी नोटबुक खोल सकते हैं जिसमें आपने मानचित्र बनाया हो, ठीक है ना, विश्व का मानचित्र। तो इससे आप लोगों को आसानी होगी देखने में, ठीक है। कि जो हमारा लेखक का कहना है कि जो अटलांटिक महासागर जो कि हमारा है उसके दोनों तरफ के जो भूभाग हैं, ठीक है ना, जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना, उसके जो दोनों तरफ के भूभाग हैं, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर का जो यूरोप है और ये जो अफ्रीका वाला भाग है, लेखक का कहना है कि ये इनको जोड़ने पे क्या होगा कि ये एक साथ जुड़े हुए समझ में आते हैं, ठीक है ना। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका को एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता, ठीक है, डच मानचित्रवेत्ता कौन, अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था, ठीक है ना। किन्होंने, तो जो डच के एक मानचित्रवेत्ता थे, ठीक है ना, जो मानचित्र बनाते थे, उनका नाम था क्या, अब्राहम ऑर्टेलियस। तो उन्होंने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था कि जो महाद्वीप हैं वर्तमान स्वरूप में वो कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि कहाँ से पता चला या सर्वप्रथम पैंजिया की कल्पना किसने की। तो इससे आंसर मिल सकता है कि अब्राहम ऑर्टेलियस ने, ठीक है ना। एंटोनियो पैरालिग्नी ऑन्टेरियो पैरालिग्नी ने क्या किया कि एक मानचित्र बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि तीनों महाद्वीपों को उसने इकट्ठा दिखाया, ठीक है ना, जिसमें तीनों महाद्वीपों को क्या किया गया था कि इकट्ठा दिखाया गया था, ठीक है ना। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन मौसमविद जो है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात हो रही है
ठीक है ना। महाद्वीपीय विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया तो किसने किया था? तो इसको अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। यह सिद्धांत जो है महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। अब देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार है क्या। अभी यहाँ पर सिर्फ आप लोग इतना जानिए कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसे अल्फ्रेड वेगनर, मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने दिया और 1912 में दिया। ठीक है ना। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में क्या हुआ कि बट गए। अनेक छोटे हिस्सों में क्या हुआ कि बट गए, जो आज के महाद्वीप के क्या हैं? प्रारूप हैं। ठीक है ना। जो आज के महाद्वीप के क्या है कि रूप है। ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए पहले हम इसको पूरा समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या कहना चाहते हैं लेखक यहाँ पर आपको, कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को चित्र दिखाया था, इसी वीडियो में शुरू में ही दिखाया हमने आपको। तो देखिए जो हमारी पूरी पृथ्वी थी वो क्या है कि एक इस तरह से हमने माना था ना, और फिर हमने माना था कि ये हमारा क्या था, कि हमने मान लिया था, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है कि पैंजिया हो गया। ठीक है ना, जिसमें सभी भूभाग जुड़े हुए थे। तो हम इसे मान लेते हैं क्या? पैंजिया। ठीक है ना, ये पैंजिया था। इस तरह से कुछ आकृति थी पूरे पृथ्वी में। और फिर क्या है कि उसके बाद जो महासागर था इसके चारों तरफ महासागर था, तो इसको क्या नाम दिया गया था? तो पैंथालासा दिया गया था। ठीक है ना, इसको पैंथालासा नाम दिया गया था। ठीक है ना, इसको पैंथालासा नाम दिया गया था, इसको पैंजिया नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये कब था? तो ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है, इस तरह से हमारी आकृति थी कि पूरे चारों तरफ जल ही जल था, जिसे हमने पैंथालासा का नाम दे दिया था, और बीच में हमारा स्थल भाग था जिसे हम पैंजिया कहते थे। ठीक है, मतलब हमें समुद्री यात्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या सभी महाद्वीपों में जाने के लिए हमें समुद्री यात्रा नहीं करनी पड़ती थी। सारा महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था, और महासागर का क्या था? महासागर अपना अलग था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, तो उसके बाद ये हमने देखा ना कि जो ये हमारा पैंजिया था, तो पैंजिया क्या हुआ कि दो भागों में बट गया। ठीक है, पैंजिया दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग में इसे लारेशिया कहा गया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है ना, पहले लारेशिया, ऊपरी भाग को लारेशिया और दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। लारेशिया कभी कहीं कहीं पर अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, लारेशिया। फिर इन्हीं दो टुकड़ों से ही पूरे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, जो दक्षिण वाला भाग है तो अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सब इससे बने। और जो उत्तरी वाले भाग हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया का कुछ भाग हो गया, तो ये इससे बने, किससे? लारेशिया से। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया। अब देखिए इसके आगे अब लेखक कहते हैं कि इनमें कुछ इसके पक्ष में भी प्रमाण दिए गए। पक्ष में प्रमाण दिए गए का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि मैं मानती हूँ कि जितना अभी तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि कोई भी सिद्धांत देगा, कोई भी कुछ कहेगा, तो उसके बारे में उसको उसे पुष्टि करनी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि हाँ ये तर्क है, ये इसके पक्ष में तर्क रखा गया है, तो इस तरह से उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो महाद्वीपों में जो साम्य है वो पहला पक्ष है, मतलब इसके पक्ष में प्रमाण है कि हाँ ऐसा हुआ था। अब वेगनर महोदय ने कह तो दिया
कि लारेश एक पृथ्वी थी, फिर पृथ्वी में जो हमारे वर्तमान स्वरूप में इस तरह से स्वरूप हमारा जो वर्तमान का है वो ऐसा नहीं था प्राचीन समय में, ठीक है ना, कुछ और ही था। प्राचीन समय में कुछ और ही था, एक महा पृथ्वी थी, फिर एक जो पैंजिया, ठीक है ना, पैंजिया हो गया, फिर उसके जो चारों तरफ सागर था वो क्या, महासागर जो था वो क्या पैंथलासा था, फिर ये अलग हो गए, फिर ये दो भागों में बट गया, फिर अलग हो गए। तो इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए उन्हें अपना पक्ष रखना पड़ा, उनके पक्ष में कुछ प्रमाण उन्हें देने पड़े कि हाँ वास्तव में ऐसा था, ठीक है ना। तो उन्होंने सबसे पहले प्रमाण के रूप में रखा महाद्वीपों का साम्य। महाद्वीपों के साम्य का मतलब है कि चलिए देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखती है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मैप अपने पास रखा होगा, ठीक है ना, विश्व का वर्ल्ड मैप जो है उसे आपने अपने पास रखा होगा। अब आप उसमें आप लोग देखते हुए चलिए कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती हैं, ठीक है ना। जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को अगर आपस में जोड़ा जाए तो वो जुड़ जाएंगे, लेखक का ऐसा कहना है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने के लिए की कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 पैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा उन्होंने क्या दिया। तो दूसरा उन्होंने अपने पक्ष में दिया महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, ठीक है। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जाता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैलों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय महासागरों की उपस्थिति वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो ये इनका दूसरा प्रमाण हो गया। अब तीसरे प्रमाण की ओर देखते हैं। तो टिलाइट चट्टानें वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत लंबे समय हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम में प्रतिरूप में भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना लैंड के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों में इतिहास में समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। कहने का मतलब ये है कि इन जगहों पर टिलाइट यानी कि जो हिमचिन्ह है, हिमचिन्ह का मतलब है कि जिससे यह प्रमाणित होता है कि कभी यहाँ पर हिम जमा हुआ था, ठीक है ना। तो ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये भूखंड क्या थे, आपस में जुड़े थे, ठीक है। क्योंकि अगर एक जगह पर हिम आवरण था, मतलब हर जगह पर हिम आवरण था, इसका मतलब था कि ये आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि तीसरा उन्होंने क्या रखा है। तीसरा उन्होंने लिया है प्लेसर निक्षेप, ठीक है ना। प्लेसर निक्षेप लिया उन्होंने। तो घाना तट, ठीक है ना, पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, अतः स्पष्ट जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि घाना तट कहाँ पर है, ये आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, अगर मिल जाएगा आप लोगों को तो, ठीक है ना। एकदम सरल सा है, अगर ये नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आप लोगों को फिर समझ में ही नहीं आया। तो घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है, ठीक है ना। दोनों स्थान पर क्या है कि सोना युक्त सिराएं मिलती है। इससे ये इन्होंने प्रमाणित किया है कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है।
फिर जीवाश्मों का वितरण, अगर हम देखते हैं कि जीवाश्मों का वितरण, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसिस, अगर हम देखते हैं आप यहाँ पर, तो यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल पर पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उसके वितरण में व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रेक्षण से लेमूर तथा मेडागास्कर व अफ्रीका, इस प्रेक्षण से कि लेमूर एक जो जीव था, ठीक है ना, भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन 3 स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। ठीक है ना, ये एक मेसोसॉरस नाम के, ठीक है ना, मेसोसॉरस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत पर और ब्राज़ील के इरावर सेल में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज कितने हैं, 4800 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में एक महासागर भी विद्यमान है। ये सब पक्ष में प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि जो वनस्पतियाँ, ठीक है ना, अफ्रीका में मिलती हैं, भारत में मिलती हैं, मेडागास्कर में मिलती हैं, दक्षिणी अमेरिका में मिलती हैं, तो इससे वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका का दक्षिणी तट, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को आप मैप में ध्यान से देखिए और फिर ये कल्पना कीजिए कि ये आपस में जुड़े रहे होंगे। इसलिए यहाँ के जो छोटे छोटे जीव हैं, वो जो जीव थे और जो वनस्पतियाँ थी, इसलिए ये हर जगह पर पाई जाती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में इनके बीच दूरी अधिक है और इनके जो बीच की दूरी अधिक है किसकी, जैसे मान लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका की, ठीक है ना, अफ्रीका की और भारत की, ठीक है, मेडागास्कर की, यहाँ पर है मेडागास्कर की और ऑस्ट्रेलिया की, इन सब की दूरी अधिक है और बीच में महासागर भी है। फिर भी इनमें जो जीव जंतुओं के जो अवशेष पाए गए हैं, जो वनस्पतियाँ पाई गई हैं, जीव जंतु पाए गए हैं, वो सब क्या है कि मिलते हैं। इस आधार पर उन्होंने माना है कि ये सारे भूखंड कभी आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है ना, तो ये जीवाश्मों का वितरण हो गया। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, तो टिलाइट चट्टानें होगी, पार चट्टानों में आयु में समानता हो गई, तट रेखा को एक साथ मिलाकर देखा उन्होंने और आयु देखी तो एक जैसी थी। टिलाइट चट्टानें देखी जो हिमचिन्ह है, मतलब सभी में कभी ना कभी हिम आवरण था, हिम जमा हुआ था, वो एक जैसा दिखा। जीवाश्म देखा उन्होंने, ठीक है ना, जीवाश्म देखा उन्होंने, ठीक है, जीवाश्म उन्होंने देखा और उन्होंने क्या देखा, मतलब जीवाश्म का वितरण उन्होंने देखा कि सभी क्षेत्रों में एक जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपना क्या किया, पक्ष रखा कि सभी महासागर और महाद्वीप क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। अब देखते हैं प्रवाह संबंधी बल। तो प्रवाह संबंधी बल का मतलब है कि हमने मान तो लिया कि पैंजिया था, हमने मान तो लिया कि पहले पैंजिया था, उन्होंने इतना पक्ष रखा, इससे उन्होंने सिद्ध तो किया कि पैंजिया था, फिर पैंजिया का विस्थापन हो गया, तो पैंजिया क्या हुआ कि 2 भागों में बट गया, लारेशिया में और गोंडवानालैंड में। फिर उसके कई भाग हुए, तो गोंडवानालैंड के कई सारे भाग हो गए और लारेशिया के कई सारे भाग हो गए। तो इसमें हमने मान लिया कि उन्होंने कई सारे अपने पक्ष रख लिए। पक्ष में उन्होंने क्या रखा कि तट रेखाओं को उन्होंने मिलाकर दिखा दिया। फिर उन्होंने चट्टानों की एक समान आयु बता दी। फिर उन्होंने टिलाइट वाला उदाहरण भी दे दिया कि हिम चिन्ह एक जैसे हैं। फिर उन्होंने दे दिया कि प्लेसर निक्षेप एक जैसे हैं। फिर उन्होंने दिया कि जो जीवाश्म हैं वो भी मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, इनके बीच की दूरी अधिक है, फिर भी ये सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं, इसलिए हमने मान लिया कि पैंजिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर पैंजिया था, ठीक है ना, एक साथ था, तो फिर ये अलग कैसे हुआ? कौन सा ऐसा बल था जिसकी वजह से ये अलग हो गया, और कौन सा ऐसा बल है कि भविष्य में ये एक साथ फिर से हो जाएगा? ठीक है ना, ये जिज्ञासा फिर से मन में उठी। ठीक है ना, तो इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास उन्होंने क्या किया, हम देखते हैं। किन्होंने? वैगनर महोदय ने। क्लियर? चलिए देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। एक तो पोलर या ध्रुवीय फ्लोइंग बल था, ठीक है ना, दूसरा क्या था कि ज्वारीय बल था।
ध्रुवीय फ्लोइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, शुरू से ही पढ़ा रही हूँ। पृथ्वी लब्धाक्ष है, ठीक है ना, जियोइड है, वरन भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, वही चीज़ है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन का कारण है, ठीक है ना। जो उभार है, जो पृथ्वी आप लोगों ने पढ़ा है, हमने आप लोगों को ग्लोब जब दिखाया था तो हमने बताया था आप लोगों को कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी क्या है कि उभरी हुई है, ठीक है ना। ये ध्रुवों पर कैसी है, चपटी हुई है, ठीक है ना, बताया था इसको हमने आपको लोगों को क्लास में। इसके बाद देखते हैं कि यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो उभार लग रहा है ये घूर्णन के कारण है। और दूसरा बल जो वेगनर ने बताया तो वह ज्वारीय बल है। ज्वारीय बल अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ज्वारीय बल फिर हम लोग इसमें जब महासागर वाला क्षेत्र चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्वारीय बल हम लोगों को पढ़ेंगे। देखिए, ज्वारीय बल का मतलब होता है कि अपने सूर्य और चंद्रमा जो है वो क्या करते हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो क्या करते हैं कि पृथ्वी को क्या करते हैं, अपनी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चूँकि सूर्य में आकर्षण शक्ति तो अधिक है, पर ये सूर्य पृथ्वी से क्या है, इसकी दूरी अधिक है, ठीक है ना। दूरी अधिक होने के कारण ये अपनी तरफ पृथ्वी को आकर्षित नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि इसका जो जलीय क्षेत्र है वो क्या होता है, इसकी तरफ आकर्षित, मतलब लगभग इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, वही ज्वारीय बल कहलाता है, ठीक है ना। और इसी तरह चंद्रमा के साथ भी होता है। चंद्रमा है तो पास में, लेकिन इसके पास इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी ये कोशिश में लगे रहते हैं, मतलब अपनी तरफ ये क्या करते हैं, इसे खींचने का प्रयास करते हैं। इसका अगर आप लोग उदाहरण देखें तो आप लोग चुंबक से देख सकते हैं, चुंबक का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, कि किस तरह से इसमें ज्वारीय बल लगता है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं ज्वार भाटा में, इसको सही ढंग से पढ़ाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये ज्वारीय बल क्या है कि एक प्रकार की आकर्षण शक्ति है जो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर लगाते हैं, ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, पृथ्वी पर लगाते हैं, ये एक प्रकार की आकर्षण शक्ति है, ज्वारीय बल, ठीक है ना। और फ्लोइंग बल आप लोगों को पता चल ही गया कि फ्लोइंग बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। तो वेगनर महोदय ने क्या किया कि जो उन्होंने पैंजिया का विस्थापन बताया तो उसमें उन्होंने इसी बल को लिया, ठीक है ना, इसी बल को लिया उन्होंने कहा कि इन दोनों बलों के कारण पैंजिया का विस्थापन हुआ। और ठीक है ना, लेकिन इस बात से सभी लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि ये बल इतनी तेज़ी से काम नहीं करते हैं कि ये महाद्वीप का विस्थापन करा सकें, मतलब महाद्वीप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें, ठीक है ना। तो इसलिए इनका ये जो सिद्धांत था वो अधिक मान्य नहीं हुआ। मान्य है, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं है, उन्होंने ही सुझाया है ये सारी चीज़ें, लेकिन बल मान्य नहीं था, ठीक है ना। उनका सिद्धांत मान्य है बट उनका बल मान्य नहीं था, कि उन्होंने जो बल बताया था उससे सभी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को बताया गया है संवहनीय धारा सिद्धांत। संवहनीय धारा सिद्धांत जो है, ठीक है ना, ठीक है। संवहनीय धारा सिद्धांत किसने दिया है तो आर्थर होम्स ने दिया है। आर्थर होम्स, पहले आप लोग संवहनीय धारा जान लीजिए कि संवहनीय धारा क्या है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा है कि पृथ्वी से जो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं पृथ्वी को, भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड, ठीक है। तो जो मेंटल का ऊपरी वाला भाग है वो कैसा है तो लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। और क्या है, इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर एक्टिव है, इस वजह से यहाँ पर क्या है कि ये संवहन धाराएं चलती हैं, इसे दुर्बलता मंडल यानी कि एस्टेनोस्फीयर कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता मेंटल में भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं के तंत्र विद्यमान है। यह प्रवाह उन बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत को नकार दिया था। जो आर्थर होम्स थे, जब देखिए बात तो इतना तक तो सबने मान लिया कि पैंजिया था, फिर पैंजिया का विस्थापन हुआ, तो
तो उन्होंने अपना पक्ष दिया कि भाई ऐसा ऐसा था, सारे पक्ष उन्होंने रखे, जो हम लोगों ने पक्ष अभी पढ़े हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने पक्ष लिखे, तो सबने मान तो लिया कि हाँ ठीक है ये पक्ष सही है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वैगनर महोदय ने अपना बल प्रस्तुत किया कि हाँ ज्वारीय बल और फ्लोइंग बल के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वैज्ञानिकों को ये तर्क संगत नहीं लगा। तब आर्थर होम्स नाम के जो एक ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि आर्थर होम्स ने कहा कि जो हमारे स्थेनोस्फीयर में, स्थेनोस्फीयर बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, स्थेनोस्फीयर पढ़ाया जा चुका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, ठीक है ना। स्थेनोस्फीयर में जो हमारा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ एक्टिव है, ठीक है ना, उनकी वजह से संवहन धाराएं चलती हैं और वहीं से इसको क्या होता है कि बल मिलता है, यहीं से क्या होता है कि इसको इसी से क्या होता है कि इसको बल मिलता है। और आर्थर होम्स, इसी से क्या होता है कि इनको बल मिलता है और ये महाद्वीप जो है विस्थापित होते हैं। तो आर्थर होम्स ने क्या माना कि संवहन धाराएं, ठीक है ना, प्रश्न पूछा जाएगा कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया, तो आर्थर होम्स ने दिया। कब दिया, तो 1930 में दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महासागरीय अधःस्थल मानचित्रण देखते हैं। अब इस वैगनर के सिद्धांत को आप लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को अब देखना है क्या, महासागरीय अधःस्थल का मानचित्र। हम लोग जानना क्या चाहते हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है, सारांश क्या निकलता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वी जो पैंजिया का जो विस्थापन हुआ है वो क्यों हुआ है, मतलब इस पर कौन सा ऐसा बल लगा है कि जिससे स्थापन हुआ है, ठीक है ना। तो वैगनर महोदय ने ज्वारीय और क्या बताया, वैगनर महोदय ने ज्वारीय बताया और क्या बताया कि फ्लोइंग बल बताया, ठीक है ना। तो उसको अस्वीकार किया किसने, आर्थर होम्स ने। और आर्थर होम्स ने बताया कि संवहनी धाराएं चलती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि महासागरीय अधःस्थल का मानचित्र, ठीक है। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करता है कि महासागरों का स्थल